हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो क्लास 11th का बहुत शानदार चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, और अब हम आ गए हैं स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के ऊपर। ठीक है, ये जो दो टर्म्स आपके सामने नजर आ रहे हैं, ये टर्म्स दरअसल जा करके अटैच हो जाते हैं हुक्स लॉ के अंदर। सर ये हुक्स लॉ क्या है बेटा? इस चैप्टर के अंदर का सबसे इंपॉर्टेंट लॉ, ठीक है, दैट इज हुक्स लॉ। हुक्स लॉ समझना है तो स्ट्रेस समझना पड़ेगा और स्ट्रेन को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली मैं सीधे आपको ऐसे एकदम कूद के लेकर के नहीं आ रहा हूं हुक्स लॉ के ऊपर। पहले पूरा जो उसका प्री रिक्विजिट है वो सेट करते हुए चलेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो बिना समय लगाए जल्दी आपको लेके चलते हैं इसका पहला कंटेंट के ऊपर। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स। क्या लिखा हुआ है बेटा? यहां पे लिखा हुआ है इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स। अब ये इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स एग्जैक्टली क्या होता है, तो जरा गौर फरमाइएगा, आपको पूरा का पूरा लॉजिक जो है वो क्लियर कर देते हैं। देखो बेटा, जैसे मान लेना फॉर एग्जांपल कि अगर एक प्लेन बनाए, ठीक है, अब यहां पे क्या एक स्प्रिंग लगा दे, स्प्रिंग। मान लो ये बनाया हमने स्प्रिंग, और यहां पे एक बॉडी मैंने अटैच कर दिया। ठीक है, हमने बात करी इसके बारे में। ये जो होता है ये इसका नॉर्मल पोजीशन होता है। ये जो होता है ये होता है इसका नॉर्मल पोजीशन। ठीक है, पर अब मैं करने वाला हूं इसे कंप्रेस। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूं? अब मैं करने वाला हूं इसे कंप्रेस। भाई स्प्रिंग है, इलास्टिक मटेरियल है, अगर मैं इसे कंप्रेस करूंगा तो पहली बात मेरे डिफॉर्मिंग फोर्स को लेकर के थोड़ा बहुत तो ये रिस्पॉन्स देगा ना। अगर मैं इसे डिफॉर्म करूंगा, दबाऊंगा अंदर की तरफ, तो ये दब जाएगा, बट इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होगी जिसे अपन कहते हैं इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, या उससे भी इंपॉर्टेंट इसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होती है? किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है अपने ओरिजिनल शेप को वापस से रिगेन कर लेने की। कब? जब डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर दिया जाए। ठीक है, मैंने किसी बॉडी को डिफॉर्म करा, ठीक है, वो बॉडी खिंच गई। अब अगर मैं डिफॉर्मिंग फोर्स को छोड़ दूंगा ना, तो बॉडी के अंदर टेंडेंसी होती है कि वो अपने वापस से शेप को पूरा का पूरा रिगेन कर लेगी, और उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है इलास्टिसिटी। ठीक है, तो जैसे मैं इसे कंप्रेस करूंगा तो कहानी कुछ ऐसे होने वाली है। गौर फरमाइएगा, कहानी कुछ ऐसी होने वाली है। 1 3 4 5 6 7 8, ये रहा अपने पास ये वाली बॉडी। ठीक है, अब इस बॉडी में क्या हुआ है? इस बॉडी में हुआ है बेटा कंप्रेशन। ठीक है, इस बॉडी में हुआ है कंप्रेशन। ये बॉडी पीछे की तरफ डेल्टा एक्स के अमाउंट से कंप्रेस हो गई है। जैसे मैं इसको यहां छोड़ूंगा तो बॉडी सट से निकल जाएगी राइट हैंड साइड में। इसका मतलब इसके ऊपर एक रीस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा होगा टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। आया समझ? अब ये जो रिस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा है इसके अंदर से ही काम कर रहा है, तो यहां पे जो अपन इसको F लिखेंगे ना, उसको मैं बड़े प्यार से लिख दूंगा आप लोग के सामने समक्ष। ये जो मैंने F लिखा इसको मैं लिख दूंगा कि दिस F इज नथिंग बट द इंटरनल, क्योंकि इसके अंदर से आ रहा है, दिस इज द इंटरनल। और ये जो फोर्स है ये इस बॉडी को वापस से इसके इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में रिस्टोर करना चाहता है। ठीक है, तो इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स, इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स कहा जाएगा इसे। क्या आप इस पूरी बात को समझ गया? भली भांति पक्का समझ गया इस बात को? ठीक है, तो ये जो फोर्स है ये कहलाएगा तुम्हारे पास इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। इट्स एज सिंपल एज दैट। पक्का? डन? ठीक है, तो ये अपने पास हो चुका है इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। तो एक ऐसा फोर्स होता है जो कब काम करेगा, एक बात सुनो, अगर मैं इस बॉडी को डिफॉर्म ही नहीं करता, अगर मैं इस बॉडी को डिफॉर्म ही नहीं करता तो इस बॉडी के अंदर कोई टेंडेंसी डेवलप ही नहीं होती। ठीक है भैया, अगर कोई बॉडी नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन में है, जैसे कि मान ले ये वाली बॉडी, ठीक है, इस बॉडी के अंदर अभी कोई रीस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा है क्या? अरे नहीं भाई, रीस्टोरिंग फोर्स तो एक ऐसा फोर्स होता है जो बॉडी को वापस से उसके नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन में लेके आएगा। अगर बॉडी पहले से ही नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन में है तो कहां से काम करेगा रीस्टोरिंग फोर्स? आया समझ? एग्जांपल ले, एक रबर बैंड है, ठीक है, नॉर्मल रखा हुआ है, कोई रीस्टोरिंग फोर्स अंदर से काम नहीं कर रहा, उसको मैंने खींचा। जैसे उसको मैं खींचूंगा ना, ध्यान देना, मेरा अप्लाइड फोर्स कहां पर? इस तरफ है। जैसे मैंने खींचा इसको, अप्लाइड फोर्स कहां मेरा? इस तरफ है, लेकिन मेरे हाथ पर ना मुझे एक फोर्स लगता हुआ महसूस तो होता है ना कि एक फोर्स लग रहा है अपने उंगलियों के ऊपर उस तरफ। ठीक है, तो वो जो फोर्स काम कर रहा है ना उसे अपन कहते हैं इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल से ये वाली कहानी आपके दिमाग में सही से सेट हो गई होगी। ठीक है, तो इसे कहा जाएगा इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। चलिए ठीक है, अब जरा उन्हीं चीजों को किन शब्दों में यहां पे बयां किया गया है जरा वो गौर
गौर करते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। When a deforming force is applied, जब कोई deforming force अप्लाई करेंगे हम किसी बॉडी के ऊपर, ठीक है, when a deforming force is applied on a body, it changes the configuration of the body। ये बात बिल्कुल सटीक है। अगर मैं कभी किसी बॉडी पर कोई डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करूंगा तो बॉडी का जो कन्फिगरेशन है, जो बॉडी का शेप है, लेंथ है, वॉल्यूम है, साइज है, वो सब चेंज हो जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो जैसे यहां गौर करना, यहां पे क्या हुआ है, एक क्वेश्चन था, अब जैसे यहां पर इन मोहतरमा ने एक फोर्स अप्लाई करा तो ये यहां से दब गया है ना बेटा, यहां से दब गया। अब जैसे ये इसको छोड़ेंगी तो ये वापस से अपने शेप में आ भी जाएगा, लेकिन अभी जब तक इस क्वेश्चन को दबा के रखा हुआ है तो डिफॉर्मिंग फोर्स नीचे की तरफ काम कर रहा है ऑब्वियसली, लेकिन छोड़ने पर ये वापस ऊपर भी आ जाएगा। तो मतलब इसके अब वो वापस से ऊपर लाने का जो मसला है वो कोई दूसरा इंसान बैठ के यहां फोर्स थोड़ी अप्लाई कर रहा है, मैंने इसको बस दबाया या इन मोहतरमा ने इसको दबाया तो ये कंप्रेस हो गया डिफॉर्मिंग फोर्स के कारण। अब जैसे इसको छोड़ा जाएगा ना तो ये वापस इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स इसको वापस से अपने शेप में ले करके आ जाएगा। बस इतनी सी बात है, पक्का आ गया समझ। अब जरा गौर करिए, देखो देखो देखो, ओके ओके ओके, अप्लाइड ऑन अ बॉडी, इट चेंजेस द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी, ठीक है, बाय चेंजिंग द नॉर्मल पोजीशंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स। हर मॉलिक्यूल का जो पोजीशन है वो यहां पर चेंज हो गया है। क्या बोला मैंने, हर मॉलिक्यूल का जो पोजीशन है वो यहां पे चेंज हो गया है। फॉर एग्जांपल यहां गौर करो, जैसे ये वाला केस तो डन है अपना, ये वाला केस तो अपना डन है। यहां गौर करो, मान लो एक बॉडी यहां पे रही, ठीक है, अब इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का नॉर्मल पोजीशन है। यहां पर होंगे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, तो ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का नॉर्मल पोजीशन है, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, सेम लेते हैं, सेम, अब मैंने क्या करा पता है, ऊपर से ना एक कोई बॉडी यूज करी गई है जिसने दबा दिया इसको, ठीक है। जब इसने दबाया इसको नीचे की तरफ, ठीक है, एक काम करता हूं, थोड़ा सा और नीचे लेके जाता हूं, ठीक है। जैसे इस बॉडी ने दबाया इसको तो पता है क्या होगा, इसके जो सारे मॉलिक्यूल्स थे ना उनके बीच में आपस में क्या होता है, स्टैम्पीड, भगदड़, ये मॉलिक्यूल सब नीचे आ गए। अब सबका जो पोजीशन है वो क्या पहले ऐसा रहेगा, नहीं, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो पहले और इसमें अंतर आ गया ना, यहाँ पे मॉलिक्यूल बड़े पास पास आ गए, यहाँ पे नॉर्मल पोजीशंस में थे, यहाँ पास पास आ गए, ठीक है। तो क्या होता है, ये इसने क्या अप्लाई करा, यहाँ नीचे अप्लाई हो गया है दरअसल एक तरह का डिफॉर्मिंग फोर्स, यहां पर दरअसल एक तरह का डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई हो गया है, जिस डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से सारे मॉलिक्यूल्स का जो नॉर्मल पोजीशनिंग थी वो काफी हद तक चेंज हो गई है। तो इसी बात का यहां पे स्टेटमेंट देके रखा हुआ है कि नॉर्मल पोजीशंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द एटम्स ऑफ द बॉडी विल बेसिकली चेंज इट्स पोजीशंस, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। एज अ रिजल्ट एन इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स कम्स इनटू प्ले। ये तभी होगा जब बॉडी इलास्टिक होगी, ठीक है, ये तभी होगा जब बॉडी इलास्टिक होगी, बिकॉज इलास्टिक बॉडीज के अंदर ही टेंडेंसी होती है अपने नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन को वापस से रीअटेन करने की। हर बॉडी ऐसा नहीं करती है। मैंने एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे मान लो अगर एक गीली मिट्टी है, अगर वहां पे कभी बॉल टपक जाती है ना, अगर आप बॉल को वहां से हटा भी लो तो जो गीली मिट्टी पे डेंट बना है वो वापस से अपने आप को नॉर्मल पोजीशन पे लेकर के नहीं आने वाला। क्यों, उसके अंदर टेंडेंसी ही नहीं है अपने शेप को रीगेन करने की। तो अपने शेप को वापस से रीगेन करने की टेंडेंसी जिस किसी सब्सटेंस मटेरियल के पास अगर होती है तो उसे इलास्टिक सब्सटेंस, इलास्टिक मटेरियल या इलास्टिक सरफेस तक कहा जाएगा। आ गया समझ। तो यहां पे जैसा कि मैं इस फोर्स को हटाऊंगा तो इसके अंदर ना, अब देख क्या हो रहा है, यहां पे ये डिफॉर्मिंग फोर्स था, अब यहां पे हर तरफ से एक रिस्टोरिंग फोर्स काम करेगा, यहां पे हर तरफ से एक इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स काम करेगा, और ये जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स होगा ना, ये वापस से सरफेस को बिल्कुल पहले जैसा ही बनाने का ट्राई कर देगा, ठीक है। तो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स तभी काम करना शुरू करेगा जब मैं किसी बॉडी को डिफॉर्म कर चुका हूंगा, ठीक है। लिख देता हूं मैं इसको, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। भाई मैंने किसी बॉडी को डिफॉर्म ही नहीं करा तो बॉडी में कहां से आएगा इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, डिफॉर्म करूंगा तब ना आएगा। तो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स कम्स इनटू एक्शन, comes into action only when deforming force is applied, only when deforming force
इज अप्लाइड, ठीक है। अगर आप कभी किसी बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स को अप्लाई करोगे तभी वहां पे एक इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स भी आपको देखने को मिलेगा। आया समझ? पक्का? डन। तो एक काम करो बेटा, पहले जरा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। जल्दी आप जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, ठीक है। ऑल गुड ऑल गुड, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा। As a result, an internal restoring force comes into play, which tends to bring the body back to its initial configuration. Obviously, वो जो internal restoring force है, वो body को वापस से उसकी initial configuration में लाने का try करता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो बॉल था, ठीक है, इसको स्ट्रेस बॉल भी कहते हैं मेरे ख्याल से। जैसे आप इसे कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस तो हो जाएगा, तो ये जो दबा के रखा है ना, ये डिफॉर्मिंग फोर्स है, लेकिन जिसने इसको दबाया उसको मालूम है कि अंदर से एक रिस्टोरिंग फोर्स भी काम कर रहा है, जो कि इस पूरे बॉल को वापस से इसके ओरिजिनल स्फेरिकल कॉन्फ़िगरेशन में लाने का ट्राई कर रहा है। आगे पूरी बात समझ? ठीक है बेटा, ये वाला केस पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। यहां पे क्या लिखा हुआ है देखो बेटा, स्ट्रेस की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? स्ट्रेस। ये ऐसा वाला स्ट्रेस नहीं है, ठीक है, जो तुम सोचते हो ना कि ओ माय गॉड, इतनी पढ़ाई, इतना स्ट्रेस, इतना लोड आ गया है मेरे ऊपर, क्या क्या करूंगा मैं, ठीक है। तो ये वैसा वाला स्ट्रेस नहीं है, ये अलग तरह का स्ट्रेस है, क्योंकि आप जानते हैं स्ट्रेस को प्रेशर भी कहते हैं। अब तुम बोलो हाँ सर बहुत प्रेशर है मेरे ऊपर, आईआईटी निकालनी है, नीट निकालनी है, बोर्ड में अच्छे नंबर लाने हैं, 11th निकालना है, उसके बाद 12th होगा, उसके बाद किसी ने मुझे कहा था कि ज़िंदगी जो है वो सेट हो जाएगी। बट वो तो बेटा आपको चलेगा पता आगे चल कर के। ज़िंदगी क्या ऐसे कोई ऐसा नहीं कि ये आपने पार कर लिया, 11th निकाल ली, 12th निकाली तो ज़िंदगी आपकी सेट हो जाएगी। भाई ज़िंदगी ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये छोटे मोटे चैलेंजेस हैं, जितना आगे बढ़ोगे ना उतने चैलेंजेस का स्कोप भी जो है ना वो बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। बट इसी के साथ साथ दरअसल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होता रहता है। आया समझ? ठीक है, तो ये वैसा वाला स्ट्रेस नहीं है। फिजिक्स में एक और टर्म था टेंशन। अब ये टेंशन वैसा वाला टेंशन नहीं था जैसा आप लोगों को होता है ना, एग्जाम से कुछ दिन पहले। ये वैसा वाला टेंशन नहीं है, ये वैसा वाला स्ट्रेस नहीं है। टेंशन जो था बेसिकली फोर्स था, ये हमने रस्सियों पे निकाल के रखा हुआ है बहुत शानदार तरह से। तो टेंशन क्या होता है? फोर्स होता है। और स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस इज नथिंग बट बेसिकली प्रेशर, ठीक है। अब क्या आप लोग ये जानते हैं कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? बेटा जिसको भी प्रेशर का फॉर्मूला पता है, ठीक है, जिसको भी प्रेशर का फॉर्मूला पता है वो बस इतना करो, जल्दी जाओ कमेंट सेक्शन में वीडियो को रोक करके और लिख दो कि सर आपने इस टाइम स्टैम्प पे प्रेशर का फॉर्मूला पूछा था, मुझे आता है, ये रहा प्रेशर का फॉर्मूला, ठीक है। जाओ जल्दी करो। कर दिया? चलो आ जाओ, वीडियो को आपने अब प्ले कर लिया होगा। तो मैंने आपसे ये पूछा था कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्रेशर। देखते हैं कितनों का सही गया होगा। प्रेशर का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। बेसिक फॉर्मूला, ठीक है। प्रेशर का बेसिक फॉर्मूला क्या हो गया बेटा? प्रेशर का बेसिक फॉर्मूला हो गया है फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा और इसी हिसाब से आप इसकी यूनिट भी निकाल सकते हैं। वैसे तो पास्कल होती है, बट मैं बताऊंगा उसके बारे में तरीके से। वैसे तो पास्कल होती है, लेकिन इस फॉर्मूले के हिसाब से आप इसकी यूनिट को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे पूरी बात समझ में, आगे पूरी कहानी समझ में। तो भैया प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। लिख लिया आप लोगों ने। अब यहां पे जो कहानी देके रखी है स्ट्रेस के बारे में, ठीक है। तो ये स्ट्रेस बेसिकली क्या होता है आपको समझाते हैं। देखो बेटा, जब फोर्स काम करेगा किसी पर यूनिट एरिया पे तो वहां पे डेवलप होता है प्रेशर। क्या डेवलप होता है? प्रेशर। जैसे मान ले वो रबर बैंड था, उसको जब मैंने ऐसे खींचा तो भैया मेरी उंगलियों पे यहां पे एक फोर्स काम कर रहा है। ऑब्वियसली मेरी इस उंगली पे यहां पे एक फोर्स काम करेगा और वो जो फोर्स काम करेगा वो किसी छोटे से एरिया पे काम करेगा। अब जैसे ही फोर्स काम कर गया पर यूनिट एरिया तो ये इवेंचुअली क्या बन गया? प्रेशर। और प्रेशर को ही हम क्या बोल देते हैं? स्ट्रेस। आया आप लोग को समझ? ये जो फोर्स काम कर गया, ये फोर्स काम कर गया पर यूनिट एरिया और इसी को हम कह देंगे स्ट्रेस। इट्स एज सिंपल एज दैट। पक्का आ गया समझ? अब बाय डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है बेटा, जरा उस पर भी गौर कर लेते हैं। द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, जो मैंने कहा था, बिकॉज प्रेशर वैसे भी क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया ही होता है। तो द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ अ डिफॉर्म्ड बॉडी इज कॉल्ड एज स्ट्रेस, ठीक है। और बेसिक फॉर्मूला यहां पे लिखा हुआ है कि स्ट्रेस इज द फोर्स पर यूनिट एरिया। वो भी कौन सा फोर्स? डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है। एक बात बताऊं, अगर डिफॉर्मिंग फोर्स 100 न्यूटन का है
तो रीस्टोरिंग फोर्स 400 का नहीं हो सकता। क्यों? सोचो कितना अजीब लगेगा, तुमने डिफॉर्म करा 100 से और उसके बाद अपने आप तुम्हारा हाथ यहां चला गया, बिकॉज अगर रीस्टोरिंग फोर्स 400 होगा तो क्या होगा, बॉडी यहां नहीं घुस जाएगी। तो भैया ऐसा कभी होता ही नहीं है, जितना मेरा डिफॉर्मिंग फोर्स होगा उतना ही रीस्टोरिंग फोर्स हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, चलो। इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ अ डिफॉर्म्ड बॉडी इज कॉल्ड एज स्ट्रेस। और ये रहा आपके पास बेसिक स्ट्रेस का फॉर्मूला कि स्ट्रेस इज डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके डन। इफ देयर इज नो परमानेंट चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन, अगर मैंने बॉडी पे डिफॉर्मेशन करवाया, अगर मैंने बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करवाया बट बॉडी में कोई परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि रिस्टोरिंग फोर्स की जो वैल्यू है दिस इज इक्वल, और ऑपोजिट तो होगी यार। डिफॉर्मिंग फोर्स अगर लेफ्ट हैंड साइड में है तुम्हारे लेफ्ट में, ठीक है, अगर डिफॉर्मिंग फोर्स लेफ्ट हैंड साइड में है तो रिस्टोरिंग फोर्स कहां काम करेगा, टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। सो डिफॉर्मिंग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स हैज टू बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है बेटा, तो यहां पे क्या लिखा है, रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू दैट ऑफ द एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड। बस इतनी सी बात है। तो अभी तुम्हारे दिमाग में क्या बात सेट होनी चाहिए कि स्ट्रेस का मतलब प्रेशर, प्रेशर का मतलब स्ट्रेस, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो स्ट्रेस भी क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया, बट बी स्पेसिफिक डिफॉर्मिंग फोर्स। एक्सटर्नल क्यों है, आपने अप्लाई किया ना, बॉडी के अंदर से अप्लाई नहीं हो रहा है। अगर बॉडी के अंदर से अप्लाई होगा तो इंटरनल हो जाएगा, और इंटरनल मतलब रिस्टोरिंग फोर्स। एक्सटर्नल अप्लाई करा तो एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, ओके, समझ गए इस बात को। उसके बाद यूनिट क्या होती है स्ट्रेस की, एसआई सिस्टम में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसी को आप प्यार से क्या बोल सकते हैं, पास्कल। ठीक है, तो आइदर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलो या पास्कल बोलो, इट्स वन एंड द सेम थिंग ओनली। ठीक है, और सीजीएस सिस्टम में ये हो जाएगी डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सर ये डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों बोल के रखा है आपने, बेटा प्रेशर की अगर आप यूनिट के बारे में बात करेंगे, एसआई यूनिट और सीजीएस, एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट, ठीक है, तो प्रेशर की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है पास्कल। आया समझ, ठीक है, या इससे भी प्यारी बात है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब जब इसके आप सीजीएस पे जाओगे ना, तो न्यूटन का सीजीएस क्या होता है, डाइन होता है। न्यूटन का सीजीएस क्या होता है, डाइन होता है, अपॉन यहां पे था मीटर स्क्वायर, तो इसका सीजीएस क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वाली पूरी बात समझ में आ गई। अब अगर आपके दिमाग में ये अटक रहा है कि न्यूटन और डाइन, फोर्स का न्यूटन ऐसा ही होता है और फोर्स का सीजीएस क्या होता है, डाइन होता है, तो यहां पर रिलेशन क्या होगा, तो रिलेशन ऐसा होता है कि एक न्यूटन जो होता है ना बेटा, वो होता है 10 की पावर 5 डाइन्स। अब तुम बोलोगे यार 10 की पावर 7 मुझे क्यों याद आ रहा है, तो वो 10 की पावर 7 तुमको इसलिए याद आ रहा है क्योंकि वो था 1 जूल। 1 जूल था बेटा 10 टू दी पावर 7 अर्ग्स। आया, ठीक है, बैठी कुछ बात दिमाग में अच्छे से, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले जल्दी। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया होगा, चलो बहुत बढ़िया, ये वाली कहानी पूरी क्लियर कर दी आप लोग के लिए। ठीक है, तो स्ट्रेस का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है बता दिया गया कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस मतलब प्रेशर, प्रेशर का मतलब क्या हो जाएगा, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। इसका भी आप लोगों ने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्ट्रेस इस वाले की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये जो दिमाग पकड़ के बैठा है ना, ये वो वाला स्ट्रेस नहीं है, ये स्ट्रेस मतलब प्रेशर है। वो भी कैसे डेवलप हुआ, एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स जब काम करा पर यूनिट एरिया तो स्ट्रेस डेवलप होता है। ठीक है, अब यहां पे दरअसल स्ट्रेस का जो पूरा क्लासिफिकेशन है उसकी बातचीत यहां पे चलने वाली है। ठीक है, तो स्ट्रेस आर बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स। स्ट्रेस को क्लासिफाई करा गया है 2 टाइप से, पहला है नॉर्मल स्ट्रेस, दूसरा है टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक है, एक बात समझ जाओ अभी, इस नॉर्मल का मतलब सामान्य नहीं है, इस नॉर्मल का मतलब है परपेंडिकुलर। इस नॉर्मल का मतलब क्या है बेटा, इस नॉर्मल का मतलब है परपेंडिकुलर स्ट्रेस। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस मतलब क्या, परपेंडिकुलर स्ट्रेस। अब सर ये परपेंडिकुलर स्ट्रेस का टर्म यहां पे क्यों लेके रखा हुआ है, तो जरा गौर करना। स्ट्रेस डेवलप कैसे होगा, जब फोर्स अप्लाई करूंगा, जब फोर्स काम करता है पर यूनिट एरिया, जब फोर्स काम करता है पर यूनिट एरिया तब वो बन जाता है स्ट्रेस। ठीक है, तो अगर मैंने फोर्स परपेंडिकुलर अप्लाई कर दिया तो जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो परपेंडिकुलर स्ट्रेस होगा। बेटा प्रेशर को डेवलप करवाने के लिए आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा पर यूनिट एरिया। अगर फोर्स आपने परपेंडिकुलर अप्लाई कर दिया तो वहां पे जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो भी परपेंडिकुलर स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा। तो आप इसको सीधे तौर पे कह सकते हैं
कि इफ फोर्स, वो भी कौन सा फोर्स है बेटा, डिफॉर्मिंग फोर्स, वो भी कौन सा फोर्स है, डिफॉर्मिंग फोर्स। इफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज परपेंडिकुलर इन नेचर, देयरफॉर स्ट्रेस डेवलप्ड, देयरफॉर स्ट्रेस डेवलप्ड इज ऑल्सो परपेंडिकुलर या फिर नॉर्मल, स्ट्रेस डेवलप्ड इज ऑल्सो परपेंडिकुलर या नॉर्मल इन नेचर। ठीक है, नॉर्मल का मतलब यहां पे सिंपल शब्दों में परपेंडिकुलर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, समझ गए। दूसरा क्या होगा, टेंजेंशियल स्ट्रेस होगा, तो उसका दूसरा नाम शेयरिंग स्ट्रेस है, उसमें कोई लोड नहीं लेना, बस टेंजेंशियल पे ध्यान देना। भाई नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप कब हुआ, जब नॉर्मल फोर्स अप्लाई करा, तो फिर सिंपल सी बात है टेंजेंशियल स्ट्रेस कब डेवलप होगा, जब टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई कर देंगे, बस इतनी सी बात है। ठीक है, अब उसमें नॉर्मल स्ट्रेस को फिर क्लासीफाई करा गया है टेंसाइल में, कंप्रेसिव में, हाइड्रोलिक में। तो ये पूरा क्लासिफिकेशन जो है मैं आपको बाकायदा से बना के दिखाने वाला हूं, इसको लेकर के बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। बट वो कैसे करेंगे अब अपन शुरू करते हैं। उससे पहले जरा एक बार आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी किताब लेके बैठे होगे तो तरीके से नोट करते हुए चलना, बिकॉज मैं हमेशा बोलता हूं कि स्लाइड्स पे जो चीजें लिखी होती है ना, वो एग्जैक्टली काम कैसे आती हैं, आपको आंसर सारे आते रहते हैं, लेकिन एग्जैक्टली आप टर्म्स कौन से यूज करेंगे वो आपको यहां देख करके समझ में आता है। तो समझ में तब आएगा जब लिखोगे ना, तो कॉपी किताब लेके बैठना और तरीके से इसको नोट करते हुए चलो, उसके बाद फिर अपन इसको स्टार्ट करने वाले हैं। जल्दी करना प्लीज। चलिए फिर, बहुत शानदार, अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है बेटा, कि स्ट्रेस आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, दो ही तरह के स्ट्रेस होते हैं, पहला होता है नॉर्मल स्ट्रेस और दूसरा हो सकता है टेंजेंशियल स्ट्रेस, जिसको अगर हम चाहें तो प्यार से कह सकते हैं शियरिंग स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस वाले शब्द पे जरा आप ध्यान दीजिएगा कि स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, प्रेशर। अब जरा प्रेशर वाले शब्द पे ध्यान दीजिएगा कि प्रेशर का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। अगर मैं कभी किसी जगह पे फोर्स अप्लाई करूंगा तभी वहां पे स्ट्रेस या प्रेशर डेवलप हो पाएगा, बस इतनी सी बात है। ठीक है, एरिया भी तो मैटर करता है ना। अब जरा गौर करें, स्ट्रेस का जो पूरा क्लासिफिकेशन है वो कैसे किया गया। स्ट्रेस को क्लासिफाई करा गया है दो तरह से। स्ट्रेस को क्लासिफाई करा गया है दो तरह से। पहला नॉर्मल स्ट्रेस, और दूसरा टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक है, दूसरा क्या है बेटा, दूसरा है टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस कह लो या फिर शियरिंग स्ट्रेस कह लो, एक ही बात है। टेंजेंशियल स्ट्रेस कह लो या फिर शियरिंग स्ट्रेस कह लो, एक ही बात है। तो नॉर्मल स्ट्रेस या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस, इसमें कोई फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है टेंजेंशियल के अंदर, लेकिन नॉर्मल स्ट्रेस फर्दर तीन तरह के होते हैं। यहां पे भी लिखा हुआ था नॉर्मल स्ट्रेस तीन तरह के, टेंसाइल, कंप्रेसिव और तीसरा वाला क्या है, हाइड्रोलिक। ठीक है, जरा गौर फरमाइएगा यहां पे। टेंसाइल स्ट्रेस, उसके बाद दूसरा वाला होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस। टेंसाइल के बाद क्या हो जाएगा, कंप्रेसिव, और तीसरा जो है इत्मीनान से इसको लिख दीजिएगा हाइड्रोलिक स्ट्रेस। नाम से ही क्लियर है, लिक्विड वगैरह में कुछ काम कर रहा होगा तो इसको अपन बोल देंगे हाइड्रोलिक स्ट्रेस। ठीक है, तो या तो टेंसाइल स्ट्रेस, उसके बाद फिर कंप्रेसिव स्ट्रेस, और तीसरा हो जाएगा हाइड्रोलिक स्ट्रेस। अब सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे बेटा टेंसाइल स्ट्रेस के साथ। ठीक है, अच्छा एक और बड़ी प्यारी बात है, टेंसाइल और कंप्रेसिव को ना आप कलेक्टिवली लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी कहते हैं, बिकॉज वहां पे लेंथ के चेंजेस जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो मैं एक काम कर रहा हूं, मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं और एक्सप्लेन कर रहा हूं अभी 2 मिनट के अंदर। ठीक है, स्टेटमेंट क्या होता है इसका, कि टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस, टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस are collectively called as longitudinal stress, are collectively called as, क्या कहते हैं इसको कलेक्टिवली, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, are collectively called as longitudinal, बिकॉज यहां पे लेंथ के चेंजेस जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक है, अब टेंसाइल स्ट्रेस में पता क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेस में ना लेंथ जो होती है वो बढ़ जाती है,
पहली बात ये समझो कि टेंसाइल स्ट्रेस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल का मतलब क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर, ठीक है। अब अगर मैं किसी बॉडी के ऊपर देखो परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करोगे तो जो स्ट्रेस डेवलप होगा ना उसको बोलेंगे नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। तो अगर मैं किसी बॉडी के ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करूंगा तो नॉर्मल स्ट्रेस होगा। अब परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करने से अगर उसकी लेंथ बढ़ जाती है तब जो स्ट्रेस डेवलप हुआ है उसको स्पेसिफिकली कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। तो यहां पे डेल्टा एल पॉजिटिव, डेल्टा एल पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, चेंज इन लेंथ पॉजिटिव। चेंज इन लेंथ पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि फाइनल लेंथ बड़ी है, इनिशियल लेंथ छोटी है। फाइनल लेंथ बड़ी है इसका मतलब इंक्रीज हुआ है लेंथ में, ठीक है। दूसरा नाम से क्लियर है, कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस है इसका मतलब क्या कि मैंने पहली बात, दिस कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, मतलब मैंने परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करा होगा तो परपेंडिकुलर स्ट्रेस डेवलप हुआ होगा। परपेंडिकुलर स्ट्रेस को बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। अब यहां पे कंप्रेसिव स्ट्रेस है, इसका मतलब पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स तो अप्लाई करा बट इवेंचुअली बॉडी की लेंथ जो है वो छोटी पड़ गई, ठीक है, या बॉडी की लेंथ जो है वो छोटी हो गई। तो अगर बॉडी की लेंथ छोटी हो रही है इसका मतलब चेंज इन लेंथ इज नेगेटिव। इसका मतलब फाइनल लेंथ इज छोटा व्हेन कंपेयर टू इनिशियल लेंथ, ठीक है। फाइनल लेंथ छोटा है इसका मतलब क्या कि लेंथ छोटी हो चुकी है, डिक्रीज इन लेंथ, ठीक है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस और हाइड्रोलिक स्ट्रेस में ना सबसे खास बात जो है वो ये है कि ये हाइड्रोलिक स्ट्रेस आपको ऑब्जर्व तभी होगा व्हेन सॉलिड बॉडी इज केप्ट अंडर लिक्विड एट वेरी हाई प्रेशर, ठीक है। तो हाइड्रोलिक स्ट्रेस जो है ना ये ऑब्जर्व ही कब होता है, दिस इज ऑब्जर्व्ड व्हेन अ सॉलिड बॉडी, पूरा एग्जांपल दूंगा कोई दिक्कत नहीं, सॉलिड बॉडी इज केप्ट अंडर लिक्विड, व्हेन अ सॉलिड बॉडी इज केप्ट अंडर लिक्विड at very high pressure, solid body is kept under liquid at very high pressure, at very high pressure। तो तब जाकर के जो डेवलप होता है बेटा वो डेवलप होता है हाइड्रोलिक स्ट्रेस। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। टेंजेंशियल की तो अलग ही कहानी होगी, ठीक है, इसको मैं समझाऊंगा क्यूब लेकर के बाकायदा से, ठीक है। तो एक काम करो जरा पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं पहले टेंसाइल स्ट्रेस करूंगा, फिर कंप्रेसिव, फिर हाइड्रोलिक, उसके बाद ये टेंजेंशियल वाला भी, ठीक है। तो जल्दी आप जरा इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, पहले जल्दी करेंगे बेटा। 3 2 1 रेडी गो एंड डन, हो गया, ठीक है। ये वाला केस तो आपका हो चुका है, ठीक है। अब नॉर्मल का पहला जो था ना अपना ये क्लासिफिकेशन टेंसाइल वाला, ये रहा टेंसाइल, इसको दिखाता हूं, कंप्रेसिव भी दिखा दूंगा, ठीक है। आ जाओ, टेंसाइल स्ट्रेस क्या देखने वाले हैं बेटा, पहले अपन देखने वाले हैं टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है, ठीक है। जैसे मान लो बेटा एक अपने पास फिक्स सीलिंग बनाते हैं, ये बनाया अपन एकदम फिक्स सीलिंग, ठीक है। ये फिक्स रिजिड सपोर्ट है अपने पास ऊपर से, जैसे पंखा होता है ना, जब लटकता है पंखा तो वो जो ऊपर की दीवार है दैट इज अ फिक्स रिजिड सपोर्ट, ठीक है, फिक्स सीलिंग। तो वैसे अपने पास ये फिक्स सीलिंग हो गया, ठीक है। अब यहां जरा गौर करो अच्छे से, एक बॉडी है, ठीक है। अब ये जो बॉडी है ना एक सिलेंड्रिकल सी बॉडी है, ठीक है। एक हमारे पास क्या है, अपने पास यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल सी बॉडी है। ऑब्वियसली इसका रेडियस क्या होगा, देखो सिलेंड्रिकल सी बॉडी है ना, तो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है ना वो तो सर्कुलर ही होता है, ठीक है। मतलब जैसे मान लो एक मार्कर अगर तुम्हारे पास है तो वो है सिलेंड्रिकल सी बॉडी बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा होगा उसका, सर्कुलर होगा, ठीक है। तो सर्कल का एरिया कैसे निकलता है, पाई इंटू आर का स्क्वायर। इस बात को ध्यान में रखो, क्यों मैं एरिया के पीछे क्यों पढ़ा हुआ हूँ, बिकॉज पढ़ाना क्या अपने को, स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होता है, प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, लो आ गया एरिया, ठीक है। दैट्स वाई वो भी एरिया कौन सा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जहाँ पे अप्लाई करा है फोर्स। तो अपने पास ये एक बॉडी थी, इसकी जो खुद की लेंथ थी ना बेटा वो इनिशियली एल के बराबर थी। इसकी जो खुद की लेंथ थी ना वो इनिशियली थी एल के बराबर, किसके बराबर थी, एल के बराबर, ठीक है। अब मैंने इसको खींचा नीचे की तरफ, ठीक है। जब इसको मैंने नीचे की तरफ खींचा तो मैंने एक फोर्स अप्लाई करा, ये लो बेटा, इसको नीचे की तरफ खींचने के लिए मैंने एक फोर्स अप्लाई करा, लो नीचे फोर्स, तो ये F था, दिस इज द, अच्छा पहली बात ये जो मैंने फोर्स अप्लाई करा है ये मैंने इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर अप्लाई करा ऑब्वियसली, ठीक है। ये जो मैंने फोर्स अप्लाई करा है ये इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर फोर्स है। तो यहां पे सीधी सी बात है कि दिस इज द नॉर्मल डिफॉर्मिंग फोर्स, दिस इज द नॉर्मल
डिफॉर्मिंग फोर्स। ये जो मैंने फोर्स अप्लाई करा है, दिस इज द नॉर्मल डिफॉर्मिंग फोर्स। पक्का? अब जैसे मैंने फोर्स अप्लाई करा तो ये खिंच जाएगा जरा, ठीक है, और जैसे ये खिंचेगा नीचे की तरफ, जैसे मैंने फोर्स अप्लाई करा ये खिंच जाएगा नीचे की तरफ, और जैसे ये खिंचेगा तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक आ जाएगा। आ रही बात समझ में? अब ये जो एक्सटेंशन इसके अंदर आएगा ना बेटा, ये बहुत जबरदस्त चीज होने वाली है, ठीक है। जैसे इसके अंदर आएगा एक्सटेंशन, तो अब ये शेप ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ कि इसकी ओरिजिनल लेंथ L के बराबर थी, और जब इसके अंदर एक्सटेंशन आया, जब इसके अंदर एक्सटेंशन आया तो एक्सटेंशन का जो अमाउंट था बेटा, वो कितना एक्सटेंशन आया, ये डेल्टा L का एक्सटेंशन आया। कितने का आया? डेल्टा L का एक्सटेंशन आया। ऑब्वियसली नीचे फोर्स अप्लाई करा, बॉडी वॉज इलास्टिक, जैसे मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स को अप्लाई करा तो बॉडी का शेप तो चेंज हुआ, जैसे मैं छोड़ूंगा तो वापस अपने शेप में आ तो जाएगी, बट खिंच तो गई अभी के लिए। तो एक्सटेंशन जो आया, इसकी लेंथ तो बढ़ी गई ना। अब इसकी फाइनल लेंथ क्या हो गई है? L प्लस डेल्टा L, ठीक है। इसको लिख दूं मैं एक बार, फाइनल लेंथ जो इसकी हो गई है बेटा, अब वो इसकी फाइनल लेंथ क्या हो गई है? L प्लस डेल्टा L। L प्लस क्या हो चुका है? डेल्टा L हो चुका है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है, तो आप सिंपल साफ शब्दों में कह सकते हैं कि टेंसाइल स्ट्रेस जो है ना, ये फोर्स अपॉन एरिया होता है, सब जानते हैं, ठीक है। तो टेंसाइल स्ट्रेस इज ऑब्वियसली फोर्स अपॉन एरिया, बट यहां पे फोर्स कैसा होगा? नॉर्मल फोर्स होगा, ठीक है। अब मैंने फोर्स कितना अप्लाई करा है? F के बराबर, और एरिया क्या होगा? पाई इंटू आर स्क्वायर। एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। क्यों? बिकॉज एरिया आप इसका लेंगे ना, एरिया आप ये वाला लेंगे बेटा, एरिया आप ये वाला लेंगे, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये अपने पास टेंसाइल स्ट्रेस का बेसिक फॉर्मूला हो गया। स्ट्रेस वैसे भी क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स अपॉन एरिया। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फाइनल लेंथ हो गई है L प्लस डेल्टा L, देयरफॉर इट्स लेंथ इंक्रीजेस, देयरफॉर इट्स लेंथ इंक्रीजेस, लेंथ इसकी इंक्रीज हो गई है। तो ये अपने पास एग्जाम्पल हो चुका है प्रॉपर्ली फॉर टेंसाइल स्ट्रेस। आ गई पूरी बात समझ में? तो जल्दी आप जरा इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद मैं कहानी को आगे बढ़ाने वाला हूं। जल्दी करेंगे प्लीज बेटा। 3 2 1 रेडी गो एंड डन, ठीक है, पक्का? ओके, ये टेंसाइल स्ट्रेस वाला पूरा केस आपका डन हो चुका है। अब आते हैं दूसरे वाले केस के ऊपर, कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस में क्या हो रहा है आप भी जानते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस में जो इसकी लेंथ है ना, वो छोटी होने वाली है, ठीक है। कंप्रेसिव स्ट्रेस में क्या होने वाला है? कंप्रेसिव स्ट्रेस में जो इसकी लेंथ है वो होने वाली है छोटी, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। और इस बात को बिल्कुल मत भूलिएगा कि ऑल दीज थिंग्स आर कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस। कंप्रेसिव भी कहां पे आ रहा है? नॉर्मल स्ट्रेस वाली कैटेगरी में ही आ रहा है बेटा, ठीक है। मतलब फोर्स जो अप्लाई करोगे वो परपेंडिकुलर फोर्स ही अप्लाई करोगे, फोर्स जो अप्लाई करोगे वो परपेंडिकुलर फोर्स ही अप्लाई करोगे। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का? ठीक है। अब जरा गौर करना, कंप्रेसिव स्ट्रेस कैसे होगा? कंप्रेसिव स्ट्रेस ये रही तुम्हारे पास फिक्स सीलिंग, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या है? फिक्स सीलिंग, फिक्स सपोर्ट है, फिक्स सीलिंग, फिक्स सपोर्ट, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा बेटा? ये हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, ठीक है। ये रही हमारे पास रिजिड बॉडी, ठीक है। अब क्या होगा? इसकी लेंथ क्या होगी? इनिशियली इसकी लेंथ होगी L के बराबर, जो कि होती है हमेशा, ठीक है। इसकी लेंथ अपन ले लेते हैं L के बराबर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब जैसे मैं इसको फोर्स अप्लाई करूंगा ऐसे ऊपर की तरफ, ठीक है, मैंने मान लो कि मैंने इस पे एक डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर दिया ऊपर की तरफ। प्लीज मेक श्योर करना कि जो फोर्स है ना ये परपेंडिकुलर ही हो, ठीक है। सो दिस इज द नॉर्मल, मतलब परपेंडिकुलर डिफॉर्मिंग फोर्स। फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर ही होना चाहिए, तभी तो वो आएगा नॉर्मल स्ट्रेस वाली कैटेगरी में। तो दिस इज द नॉर्मल डिफॉर्मिंग फोर्स, दिस इज द नॉर्मल डिफॉर्मिंग फोर्स। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अब जैसे मैंने फोर्स अप्लाई करा तो ये बॉडी इलास्टिक थी, जैसे मैंने फोर्स अप्लाई करा तो बॉडी का शेप जरा सा तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो उसका जो ये क्रॉस सेक्शन है ना वो कहां पे आ जाएगा बेटा? अब ऊपर आ जाएगा,
ऐसे आ गया, ठीक है। तो बॉडी ऐसे पिचक गई ना बेटा, तो यहाँ पे जो उसका चेंज इन लेंथ हो रहा है वो किस तरफ हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है। तो यहाँ पे डेल्टा एल, ये जो पूरा हिस्सा गायब हुआ वो कितना हुआ, डेल्टा एल गायब हुआ। तो पहले लेंथ क्या थी, ये था इनिशियल, ये तुम्हारे पास थी टोटल इनिशियल लेंथ, ठीक है। उसके बाद डेल्टा एल का यहाँ पे क्या आ गया, कंप्रेशन आ गया। जब डेल्टा, यहाँ पे लिख दूं कंप्रेशन ऑफ डेल्टा एल, कंप्रेशन ऑफ डेल्टा एल इज ऑब्टेन्ड। यहाँ पे जो कंप्रेशन आ रहा है बेटा वो कितने का आ रहा है, वो डेल्टा एल के अमाउंट का आ रहा है, पक्का, ठीक है। तो ये जो पूरा रॉड है वो छोटा हो जाएगा, तो इसकी लेंथ कितनी बचेगी, एल प्लस डेल्टा एल, एल माइनस डेल्टा एल, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी बचेगी बेटा, एल माइनस डेल्टा एल, एल माइनस डेल्टा एल, ठीक है। तो देयरफॉर इट्स लेंथ डिक्रीजेस, देयरफॉर इट्स लेंथ डिक्रीजेस अंडर नॉर्मल कंप्रेशन, अंडर नॉर्मल कंप्रेशन, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये वाली पूरी कहानी आपके दिमाग में सेट हो गई होगी अच्छे से, ठीक है। अब कोई अगर यहाँ पे आपसे पूछ ले कि यार कंप्रेसिव स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप सबको पता है कि क्या बोलना है, कंप्रेसिव स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप सबको पता है कि क्या बोलना है। स्ट्रेस मतलब क्या होता है बेटा, प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कितना अप्लाई करा, डिफॉर्मिंग फोर्स F, और एरिया क्या रहा होगा, पाई इंटू आर का स्क्वायर, बिकॉज जो ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है इसका रेडियस क्या है, आर के बराबर, तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई इंटू आर का स्क्वायर, बस इतनी सी बात है। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा बेटा, कंप्रेसिव स्ट्रेस। ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, कंप्रेसिव स्ट्रेस, बस इतनी सी बात थी। और इसकी यूनिट क्या होगी, ऑब्वियसली ये प्रेशर है तो यूनिट क्या होगी इसकी, ऑब्वियसली ये प्रेशर है तो इसकी यूनिट क्या होगी, पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कंप्रेसिव की भी टेंसाइल की भी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतनी पूरी कहानी क्लियर है। तो जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी करेंगे प्लीज, 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया हो गया हो गया, ठीक है बेटा। ये वाला केस क्लियर करते हैं और अब दूसरे वाले केस के ऊपर आते हैं। सिंपल सी बात है, टेंजेंशियल हो चुका, मतलब टेंसाइल हो चुका है, कंप्रेसिव हो चुका है। अब आएंगे अपन हाइड्रोलिक स्ट्रेस के ऊपर। मैंने कहा था कि हाइड्रोलिक स्ट्रेस के लिए क्या होता है, एक लिक्विड के अंदर किसी सॉलिड बॉडी को इमर्स कर देंगे वेरी हाई प्रेशर पे, ठीक है। तो जो स्ट्रेस डेवलप होगा दैट विल बी हाइड्रोलिक स्ट्रेस, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब जरा गौर करो, पूरा एम्बॉडीमेंट तैयार करते हैं आपके लिए। अरे सटीक, ये हमारे पास एक एम्बॉडीमेंट हमने रेडी कर दिया, ठीक है। अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, एक बॉडी ले रहा हूं, पूरा कंप्लीट स्फीयर ले लूं क्या, ठीक है। लेट्स टेक अ कंप्लीट स्फीयर ओनली। ये रही बॉडी, चलेगा आप लोग को, एक स्फेरिकल बॉडी, और ये ना किसी लिक्विड के अंदर इमर्स्ड है बेटा। ऐसा अपन मान लेते हैं कि जो बॉडी है ना ये किसी लिक्विड के अंदर इमर्स्ड है, तो लिक्विड मतलब ऐसा कलर का ले लेते हैं। अब ये लिक्विड कुछ भी हो सकता है, मेरे को नहीं पता, बस इतनी सी बात है कि लिक्विड के अंदर अपन ने इसको इमर्स कर दिया, ठीक है। और बहुत ही हाई प्रेशर पे, थोड़े बहुत प्रेशर पे नहीं, बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर पे। अब पता है क्या होगा, यहाँ पे जो लिक्विड है ना ये हर तरफ से परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करेगा। ऑब्वियसली परपेंडिकुलर तो मैं बोलूंगा ही बोलूंगा, क्यों, बिकॉज ये कैटेगरी कौन सी होती है इसकी भी, ये भी दरअसल नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर ही आता है। तो यहाँ से भी परपेंडिकुलर फोर्स ऐसे अप्लाई होगा, यहाँ से भी परपेंडिकुलर फोर्स, ये भी परपेंडिकुलर फोर्स, ये भी परपेंडिकुलर फोर्स। तो हर तरफ से जो फोर्स काम कर रहा है ना एकदम शानदार तरह से, हर तरफ से जो फोर्स काम कर रहा है वो परपेंडिकुलर फोर्स है। हर तरफ से जो फोर्स काम कर रहा है उसका नेचर कैसा है बेटा, परपेंडिकुलर फोर्स है। और जब इतना लपक के परपेंडिकुलर फोर्स काम करेगा तो कैपेसिटी, अगर अब दैट डिपेंड्स ऑन इट्स कैपेसिटी, ये पिचक भी सकता है, ठीक है। हमें बस इतना समझना था कि अगर हर तरफ से परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करेगा किसी लिक्विड के अंदर रखे हुए सॉलिड बॉडी के ऊपर, तो यहाँ पे जो स्ट्रेस डेवलप होगा दैट विल बी कॉल्ड एज नथिंग बट द हाइड्रोलिक स्ट्रेस। पक्का आया समझ। और बेसिक फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, फॉर्मूले में कोई बहुत बड़ी बात नहीं आने वाली, बहुत बड़ी बात नहीं आने वाली। हाइड्रोलिक स्ट्रेस है तो स्ट्रेस ही ना, है तो स्ट्रेस ही ना। तो स्ट्रेस क्या होता है बेटा, ये होता है फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स अपॉन एरिया ऑफ द बॉडी, जिस बॉडी को आपने
जिस बॉडी को आपने लिक्विड के अंदर इमर्स करा है उस पर हर तरफ से फोर्स काम करे तो पूरा एरिया, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। ये आपके पास आ जाएगा बेसिक फॉर्मूला। मेरे ख्याल से ये वाली पूरी कहानी क्लियर आपको हो गई होगी, तो जल्दी आप जरा पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाते हैं, जल्दी करिए। चलिए ठीक है, बहुत शानदार, इसको आप लोगों ने अच्छे से नोट कर लिया होगा। अब जरा इसे गायब करते हैं। टेंसाइल हो चुका है, कंप्रेसिव हो चुका है, हाइड्रोलिक हो चुका है, अब बारी आ चुकी है टेंजेंशियल स्ट्रेस को समझने की। मैंने पहले भी कहा था कि जब बनाऊंगा टेंजेंशियल स्ट्रेस की कहानी तो वहां पे क्यूब का हमको यूज करना पड़ेगा। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस पे आ गए सर, अब टेंजेंशियल स्ट्रेस पे आ गए हैं। जितने आराम से टेंसाइल और कंप्रेसिव समझ में आया था उतने ही अच्छे से टेंजेंशियल स्ट्रेस भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। आ जाओ बेटा, पहले एक काम करा जाए, इत्मीनान से बनाते हैं पहले क्यूब। थोड़ा सा नीचे से करता हूं, ठीक है। चलो, क्यूब या क्यूबॉइड जो लगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसमें, ठीक है। अब देखो क्या होगा, जरा इसको जोड़ दिया जाए एक बार अच्छे से, है ना। इस एंड से इस एंड को जोड़ दिया, एकदम दो एंड्स मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, बहुत शानदार, ठीक है, ये बन गया। अब देखो क्या होता है, एक काम करें, अगर नामकरण करना हो तो कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट पहले मैं क्या फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। पहले क्या करूंगा, फोर्स अप्लाई करूंगा। तो यहां से मैंने एक फोर्स अप्लाई कर दिया विच इज एब्सोल्युटली अ टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है। वही वाली बात होती है यार, अगर आपको नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप करना है तो आपको नॉर्मल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, अगर आपको टेंजेंशियल स्ट्रेस डेवलप करना है तो फिर आपको टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर जो आपने अप्लाई करा है दिस इज अ टेंजेंशियल फोर्स, यहां पे जो आपने अप्लाई करा है दिस इज अ टेंजेंशियल फोर्स, बस इतनी सी बात है, ठीक है। अब जैसे मैंने फोर्स अप्लाई करा ना, तो बेटा इस ये जो नीचे वाला बेस है ना उसको अपन फिक्स कर देते हैं, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं कि जो नीचे का पूरा बेस है ना, लेट्स फिक्स दिस बेस, फिक्स्ड बेस है, ठीक है। नीचे वाला बेस कैसा है बेटा, फिक्स्ड है। अब जब मैं फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये जो बॉडी है ये टिल्ट हो जाएगी ऐसे करके, ठीक है। ये जो पूरी बॉडी है वो टिल्ट हो जाएगी ऐसे करके। तो एग्जैक्टली क्या सेटअप बनेगा अब तुमको आएगा समझ में, देखो अच्छे से। ये वाला जो हिस्सा है वो यहां आ जाएगा, लेकिन बेस जो है इसका फिक्स था तो वो तो हिलने वाला है नहीं, ये वाली बात समझ में आ गई। वैसे ही ये वाला हिस्सा जो है वो यहां पे आ जाएगा, लेकिन बेस तो इसका फिक्स था, वो हिलने वाला है नहीं। थोड़ा सा और आगे लेके जाता हूं उसको, ऐसा कुछ आगे बात समझ में। वैसे ही ये वाला जो बेस था, ये वाला जो पॉइंट था, ये आगे चले जाएगा ऐसा, ठीक है। और ये वाला जो था हिस्सा वो भी ऐसे आगे चले जाएगा ऐसा, ठीक है। अब इसको पूरा क्लोज करता हूं ताकि दिमाग में इमेज एकदम सही से सटीक तरह से बन जाए, ठीक है। ये रहा बेटा, अब मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे। तो जो क्यूब था ना, जैसे मैंने फोर्स अप्लाई किया तो वो टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया तो वो टिल्ट हो गया है, ठीक है। जब वो टिल्ट होगा ना बेटा, तो यहां पर दरअसल एक एंगल बन रहा है, यहां पर दरअसल एक एंगल बन रहा है, इसको मैं बनाता हूं इससे। ये जो एंगल है दिस एंगल इज थीटा। क्या ये एंगल थीटा के बराबर है, इसकी जो लेंथ थी ना वो एल के बराबर होगी। यहाँ पे चेंज कितने का आएगा, डेल्टा एल का आएगा, वो सब अलग बात है। बट मेरे ख्याल से इतनी पूरी बात समझ में आ गई आप लोग को, पक्का अच्छे से आ गई। तो ये टेंजेंशियल स्ट्रेस आपके लिए मैंने पूरा यहाँ पे तरीके से बना करके रख दिया है, ठीक है। यहाँ पे कोई तकलीफ तो नहीं हो रही आप लोग को। अब जरा गौर करें, अब जरा गौर करिए। अब कोई अगर पूछ ले कि टेंजेंशियल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, तो भैया स्ट्रेस का वैसे भी फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस का वैसे भी फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। बट अगर टेंजेंशियल स्ट्रेस है तो ये फोर्स जो आप लेंगे ना वो लेंगे टेंजेंशियल फोर्स, ये जो फोर्स आप लेंगे ना वो लेंगे टेंजेंशियल फोर्स, और इसको आप निकालेंगे पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। और यहां पर आप एरिया कौन सा लेंगे पता है, ये जिस फेस पे मैंने फोर्स को अप्लाई किया था ना उस फेस का आप एरिया लेंगे, मतलब ये वाला एरिया,
आया समझ में, ये वाला एरिया। तो बस एक बार बस वो आपको समझाने भर के लिए था। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे इस पूरी चीज को, इसको आपने नोट भी कर लिया होगा। अब जरा मैं इसको यहां से गायब करता हूं, ठीक है, इसको आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा। अब जरा मैं इसको यहां से गायब करता हूं। ये टेंजेंशियल स्ट्रेस का पूरा लॉजिक आपके लिए क्लियर कर दिया गया है। फोर्स तो अप्लाई करोगे ही करोगे, टेंजेंशियल फोर्स ही रहा, ठीक है। तो ये पूरा क्लियर आप लोग के लिए कर दिया है। चलिए ठीक है, तो ये वाला मसला जो था अपना वो पूरा क्लियर हो चुका है। तो नॉर्मल के अंदर आपको टेंसाइल बता दिया, कंप्रेसिव बता दिया, हाइड्रोलिक बता दिया, उसके बाद टेंजेंशियल स्ट्रेस भी पूरा क्लियर कर दिया आप लोग को, ठीक है। अब जरा यहाँ गौर कर लो, नॉर्मल स्ट्रेस के बारे में छोटी सी कहानी यहाँ पे लिख के रखी हुई है। व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट्स नॉर्मली ओवर एन एरिया ऑफ अ बॉडी, देन द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स सेट अप पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज नॉर्मल स्ट्रेस। वही तो बताया था कि नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया तो है, बट वो फोर्स कैसा है, जो कि परपेंडिकुलरली काम कर रहा है, मतलब नॉर्मली। ये सामान्य नहीं है, ये नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। आप समझ गए इस वाली बात को। तो भाई साहब जल्दी से इस डेफिनेशन को कॉपी में उतारिए और उसके बाद फिर कहानी को यहीं से अपन स्टार्ट करते हैं। जल्दी इसको नोट करिएगा प्लीज। चलिए ठीक है, फिर बहुत शानदार, इस चीज को आप लोगों ने बाय डेफिनेशन नोट कर लिया होगा। तो जो भी आपको क्लासिफिकेशन समझाया गया था उस बात को दिमाग में अच्छे से रखना। स्ट्रेस दो तरह के होते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस में कोई फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं होता है। नॉर्मल स्ट्रेस फिर उसके बाद तीन तरह के होते हैं, टेंसाइल, कंप्रेसिव और हाइड्रोलिक। टेंसाइल में लेंथ बढ़ जाती है, कंप्रेसिव में लेंथ कम हो जाती है, हाइड्रोलिक में एक ऐसी बॉडी की बातचीत की जाती है जिसे किसी लिक्विड के अंदर इमर्स कर दिया गया है एट एक्सट्रीमली हाई प्रेशर। ओके डन, ये चीज पूरी दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। अच्छा एक और बहुत शानदार सी बात, टेंसाइल, कंप्रेसिव और हाइड्रोलिक ये तीनों जो हैं वो नॉर्मल स्ट्रेस वाली कैटेगरी में क्यों आते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली वहां पर जो फोर्सेस अप्लाई हो रहे होते हैं वो परपेंडिकुलर फोर्सेस अप्लाई हो रहे होते हैं, ठीक है। चलिए बेटा इस वाली बात को आप समझ गए। अब बस डेफिनेशन का मैटर है तो जरा लिख लिया जाए डेफिनेशंस को भी। आ जाओ यहाँ पे, टेंसाइल स्ट्रेस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बेटा, टेंसाइल स्ट्रेस। बात हम कर चुके हैं इसकी, ठीक है। बस जरा एक बार डेफिनेशन देखनी तो मजा आ जाए। इफ देयर इज एन इंक्रीज, मैंने पहले भी कहा था, बताया भी था, डायग्राम भी दिखाया था कि अगर इंक्रीज हो जाती है लेंथ या एक्सटेंशन होता है वायर के अंदर, एक्सटेंशन ऑफ द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, जिस तरफ आपने फोर्स को अप्लाई करा है। अच्छा इस फोर्स को ना कहीं कहीं पे सीधे तौर पे डिफॉर्मिंग फोर्स भी कहा गया है। तो मेरे ख्याल में कोई इस बात का बुरा नहीं मानेगा, बिकॉज ऑब्वियसली जब इस फोर्स को अप्लाई करा तो इसने बॉडी को डिफॉर्म ही तो किया है ना, ठीक है। चलिए ओके, then the stress produced या set up in the body is called as tensile stress। तो tensile stress ये नाम सुनते ही दिमाग में दो चीजें आपके डन हो जानी चाहिए, ठीक है। पहली चीज कौन सी कि बेटा ये जो फोर्स आपने अप्लाई करा होगा दिस इज अ नॉर्मल फोर्स, ठीक है, नॉर्मल फोर्स अप्लाई करा होगा और ये नॉर्मल फोर्स ने क्या प्रोड्यूस किया होगा, नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है, प्रोड्यूसेस नॉर्मल स्ट्रेस। एक बात तो आपके दिमाग में ये अच्छे से आनी चाहिए, और दूसरी बात टेंसाइल स्ट्रेस को लेकर के दिमाग में जो सेट होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि देयर इज एन अल्टीमेट इंक्रीज इन द लेंथ, ठीक है। जैसे आपने नॉर्मल स्ट्रेस अप्लाई करा विच इज टेंसाइल इन नेचर, सो देयर इज एन इंक्रीज इन द लेंथ, there is an increase in the length of the body of the wire। इतनी सी बात है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। ऑब्वियसली आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं टेंसाइल स्ट्रेस के लिए, ठीक है। तो जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे बेटा, 3 2 1 रेडी गो एंड डन। टेंसाइल स्ट्रेस का पूरा मैटर समझ में आ गया आप लोग को, बहुत शानदार। इसको जरा गायब किया जाए, डायग्राम वायग्राम सब बता चुके थे आपको, ठीक है। चलिए उसके बाद दूसरा क्या आ चुका है बेटा, कंप्रेसिव स्ट्रेस। ऑब्वियसली दिस आल्सो फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, बिकॉज यहां पर भी जो फोर्स अप्लाई करा गया है दैट इज परपेंडिकुलर टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉडी, ठीक है। चलो ओके, बहुत शानदार। बस यहां पे क्या होता है कि अच्छा टेंसाइल वाले में इंक्रीज इन लेंथ है ना, और यहां पे डिक्रीज इन द लेंथ हो रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड। अगर मैंने बॉडी को ऐसे पिचकाने के लिए फोर्स ऊपर अप्लाई कर दिया तो जो लेंथ में डिक्रीज आया है वो भी तो ऊपर की तरफ ही आएगा ना, ठीक है, इतनी सी बात थी। इफ देयर इज अ डिक्रीज इन द लेंथ ऑफ द वायर और कंप्रेशन ऑफ द बॉडी, बॉडी की लेंथ में डिक्रीज आ जाए या कंप्रेशन हो जाए ड्यू टू द अप्लाइड फोर्स, देन द स्ट्रेस सेटअप इज कॉल्ड एज कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेस अंदर सेटअप हो
होगा इसे कहा जाएगा कंप्रेसिव स्ट्रेस। दिमाग पे अच्छे से गौर करना कि स्ट्रेस इज बेसिकली प्रेशर। हम हमेशा किसी पॉइंट पर फोर्स अप्लाई करते हैं, किसी एरिया पर फोर्स अप्लाई करते हैं, एंड दैट फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड टू सेट अप अ स्ट्रेस, इज कॉल्ड टू सेट अप अ फोर्स। ठीक है, चलो बहुत शानदार। टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस, ये बहुत ही शानदार जानदार पॉइंट है। ठीक है, जरा गौर फरमाइएगा, क्या पॉइंट है सर ये? टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, ये दोनों को ही एक ही साथ सिंगल टर्म कॉइन करा गया इनके लिए, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्यों बोला गया है? बिकॉज बोथ ऑफ द स्ट्रेस एसोसिएट्स अ चेंज इन लेंथ इन देमसेल्व्स। ठीक है, एक में लेंथ बढ़ जाती है, एक में लेंथ कम हो जाती है, तो लेंथ का ही मैटर है, लेंथ का ही मसला है, इसलिए यहां पे ये टर्म यूज करा गया है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो एक काम करो, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद अगली डेफिनेशन पे आपको ले करके आते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो चलो चलो, बहुत जबरदस्त। ये वाला केस भी आपका जो है वो डन हो चुका है। ठीक है, हाइड्रोलिक स्ट्रेस डायग्राम सहित पूरा बताया था कि ये जनरली कहां ऑब्जर्व होगा कि अगर आप कभी किसी सॉलिड बॉडी को, ठीक है, हाई प्रेशर के अंदर, एक्सट्रीमली हाई प्रेशर के अंदर किसी लिक्विड के अंदर इमर्स कर देते हैं, तो उसमें जो हर तरफ से जो प्रेशर, जो फोर्स लग रहा है ना, ठीक है, वो बेसिकली परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, और वो जो स्ट्रेस डेवलप कर रहा है दैट इज बेसिकली हाइड्रोलिक स्ट्रेस। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब वो कैसे शब्दों में उसको पिरोया गया है जरा गौर करेंगे। व्हेन अ सॉलिड बॉडी अंडरगोज अ चेंज इन वॉल्यूम, इस बात को जरा अंडरलाइन कर लिया जाए कि when a solid body undergoes a change in volume without any change in its geometrical shape। आपको याद होगा जब स्फेरिकल बॉडी को हमने इमर्स किया था लिक्विड के अंदर, तो हर तरफ से इतना सिमेट्रिक तरीके से जो फोर्स अप्लाई हो रहा था ना, तो उसकी वजह से बॉडी का शेप जो था ना, रहा तो वो ज्योमेट्रिकल शेप स्फेरिकली, बस बड़ा नहीं, अब वो छोटा हो गया। आया समझ? ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल शेप ऑन अप्लाइंग द फोर्स परपेंडिकुलर to every point on the surface of the body, then the restoring force per unit area। यहां पे जो restoring force काम कर रहा है per unit area, जो रिस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा है पर यूनिट एरिया, इसको अपन कहते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रेस। ठीक है, सिर्फ फोर्स नहीं है बेटा, ये है रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। और अब तो आपको दिमाग में अच्छे से ही सेट हो जाना चाहिए कि फोर्स पर यूनिट एरिया इज बेसिकली प्रेशर, और इसी प्रेशर को हम प्यार से स्ट्रेस बोलते हैं। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? पक्का डन? ठीक है बेटा, तो ये वाली चीजें मेरे ख्याल में आपके लिए क्लियर हो चुकी होंगी। उसके बाद क्या था? हाइड्रोलिक स्ट्रेस इज जनरली पॉसिबल। ये जनरल मतलब कहां पे यूजुअली इसको ऑब्जर्व किया जाता है? वही वाली बात है कि व्हेन अ स्फेरिकल बॉडी इज प्लेस्ड इन अ फ्लूइड अंडर एक्सट्रीमली हाई प्रेशर, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद फिर हम जल्दी आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक के ऊपर जो कि स्ट्रेन होने वाला है। हो गया? चलो, बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार। ठीक है, स्ट्रेस वाला केस पूरा डन हो गया। अब आ जाते हैं यहां पे शेयरिंग स्ट्रेस के ऊपर। ठीक है, तो शेयरिंग स्ट्रेस वाज आल्सो अ कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी टेंजेंशियल स्ट्रेस या फिर शेयरिंग स्ट्रेस, है ना। तो यहां पे क्या अगर आपने टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करा है, बस इतनी सी बात है। और एक और चीज यहां पे स्ट्रेस का फॉर्मूला, हालांकि हम जानते हैं बट ज्ञान मिल रहा है तो लेते हुए चलो। आया समझ? ठीक है, तो क्या लिखा है? व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग टेंजेंशियली टू द सरफेस ऑफ अ बॉडी प्रोड्यूसेस अ चेंज इन द शेप। यहां पे ये चीज नोट करने वाली है कि यहां पे चेंज होता है किसके अंदर? शेप के अंदर चेंज होता है। और दूसरा माफ कीजिएगा, दूसरा टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया गया। ठीक है, यहां पे जो फोर्स काम कर रहा है सॉरी, यहां पर जो फोर्स काम कर रहा है वो टेंजेंशियली फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, और यहां पे द बॉडी के अंदर कोई भी तरह का वॉल्यूम में चेंज नहीं आता। ठीक है, यहां पे कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा, शेप में जरूर चेंज आ रहा था। वो जो क्यूबिकल बॉडी थी उसका बेस फिक्स था, तो उसका जब ये टिल्ट हो गया, जब अपन ने ऐसे टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करा, बॉडी टिल्ट हो गई, तो उसका वॉल्यूम में कोई चेंज थोड़ी आया, बस शेप में चेंज आया। आया समझ? ठीक है, ओके। द स्ट्रेस सेटअप इन द बॉडी इज कॉल्ड एज टेंजेंशियल स्ट्रेस। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, उसके बाद क्या है? If a tangential force applied on the top face of a area A of a cubical body whose bottom face is rigidly fixed। ये जो कहानी है ना, वो दरअसल डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए है कि भैया एक क्यूबिकल बॉडी थी, उसका जो बॉटम फेस था दैट वाज रिजिडली फिक्स्ड, और उसके बाद टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करा गया, तो अंडर द एप्लीकेशन ऑफ दैट टेंजेंशियल फोर्स ये जो बॉडी थी वो
टिल्ट हो गई हल्की सी। आया समझ की नहीं आया? चलो बेटा, मेरे ख्याल से ये वाली कहानी पूरी अच्छे से दिमाग में क्लियर होगी। तो जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर हम कहानी में आगे बढ़ जाएंगे। ले लिया इसका स्क्रीनशॉट? 3 2 1 रेडी गो डन। चलो बहुत जबरदस्त, ये वाला केस भी अपना फाइनली हो चुका है। डायग्राम्स पूरा एक्सप्लेनेशन पहले ही करवा चुका था और उसके बाद स्ट्रेस का प्रॉपर क्लासिफिकेशन भी करवा दिया, डेफिनेशन भी आप लोगों को दिखा दी गई है, ठीक है। अब आ जाते हैं स्ट्रेन के ऊपर। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि स्ट्रेस को समझना और स्ट्रेन को समझना इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स चैप्टर का जो हीरो है वो हुक्स लॉ है। और हुक्स लॉ में अगर आपको कमांड बनानी है तो सिर्फ दो चीजों के ऊपर कमांड पहले डेवलप कर लो, स्ट्रेस और स्ट्रेन। That's it, ठीक है। स्ट्रेस पूरा क्लासिफिकेशन, डायग्राम, डेफिनेशन सब सेट कर दिया। अब आ जाती है बारी स्ट्रेन की। और मैं पहले ही बता देता हूं कि स्ट्रेन जो है ना वो ज्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है समझाने के लिए भी, ना ही समझने के लिए, ठीक है। अब ये स्ट्रेन क्या होगा? व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी देयर इज अ चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी इज सेड टू बी स्ट्रेन्ड और डिफॉर्म्ड। अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए, अगर आप कभी किसी बॉडी पर कोई डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो चेंज हो जाता है। अगर लेंथ चेंज होगा, सीधी और साफ भाषा बता रहा हूं, ठीक है, अगर लेंथ चेंज हो रहा है बॉडी का, तब जो स्ट्रेन डेवलप हुआ है दैट इज कॉल्ड एज द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अगर यहां पे मान लीजिए कि वॉल्यूम चेंज हो गया तो जो स्ट्रेन डेवलप हुआ है, जो चेंज डेवलप हुआ है दैट विल बी कॉल्ड एज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और अगर डिफॉर्मिंग फोर्स के एप्लीकेशन के अंडर बॉडी का शेप चेंज हो जाता है देन द स्ट्रेन डेवलप्ड विल बी कॉल्ड एज शियरिंग स्ट्रेन। आ गया समझ? पूरी कहानी दिमाग में सेट हो गई? पक्का? चलो ठीक है। अब एग्जैक्टली यहां पे जो चीजें लिखी हुई हैं उसको थोड़ा सा और बारीकी में चेक करने के लिए दूसरा पॉइंट आता है, द रेशियो ऑफ चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। स्ट्रेन एग्जैक्टली क्या होता है? ये एक रेशियो होता है ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन एंड दैट रेशियो विल स्पेसिफिकली बी कॉल्ड एज स्ट्रेन। आ गई वाली बात समझ? स्ट्रेन के लिए वही चीज को यहां पे मैथमेटिकल फॉर्मूले में फिट कर दिया गया है, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब जरा एक काम करो, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद मैं इसका पूरा क्लासिफिकेशन अच्छे से डेवलप करवाता हूं। हो गया बेटा? आ गई बात समझ? चलो आ जाओ। अब यहां पे आ गई है पहली चीज विच इज कॉल्ड एज द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। मैं आपको ना लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पे लाने से पहले एक बार इसका क्लासिफिकेशन यहां स्वयं बना के दिखाता हूं ताकि वो फील इसका अलग रहे, ठीक है। रेडी? चलो आ जाते हैं अब। तो यहाँ पे स्ट्रेन के ऊपर आ गए। स्ट्रेन का मतलब बेसिकली क्या होता है? यहाँ पे स्ट्रेन का मतलब होगा चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो स्ट्रेन बेसिकली तीन तरह का होता है। पहला होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेन बेसिकली तीन तरह का होता है, उसमें से पहला होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लेंथ में अगर चेंजेस आ रहे हैं तब जो स्ट्रेन डेवलप हो रहा है उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। चलो इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। उसके बाद दूसरा होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। दूसरा होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अगर वॉल्यूम में चेंजेस आ रहे हैं किसी डिफॉर्मिंग फोर्स के एप्लीकेशन के बाद, अगर बॉडी के वॉल्यूम में चेंजेस आ रहे हैं देन दिस क्लासिफिकेशन विल बी कॉल्ड एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। चलो डब्बे में डाल दें इसको अपन कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और तीसरा जो क्लासिफिकेशन होगा दिस इज गोइंग टू बी शियरिंग स्ट्रेन। इसे कहा जाएगा शियरिंग स्ट्रेन, या फिर आप इसको प्यार से टेंजेंशियल स्ट्रेन भी कह सकते हो। तो शियरिंग स्ट्रेन कह लो या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेन कह लो, दोनों ही एक ही तरफ इशारा करते हैं, ठीक है। तो शियरिंग स्ट्रेन या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेन। अब एक एक करके हर चीज को तरीके से देखना स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके पास प्रॉपर क्लासिफिकेशन, जरा एरोज वेरोज मार दिए जाए ताकि फील बना रहे कि हाँ प्रॉपर क्लासिफिकेशन हमने देख लिया, ठीक है। तो स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूमेट्रिक और शियरिंग स्ट्रेन। तो ऑब्वियसली पहले क्या आएगा? लॉन्गिट्यूडनल, लेक्चर फ्लो में फिर आएगा वॉल्यूमेट्रिक, फिर आएगा शियरिंग वगैरह, है ना। तो अब देखो भाई बेसिक फॉर्मूला जो होता है ना स्ट्रेन का, मैं इसको भी यहां पे लिख देता हूं। बेसिक फॉर्मूला
सर बेसिक फॉर्मूला किसका? तो मैंने बोला स्ट्रेस तो सिखा चुका हूं ना, तो अब किसकी बारी है? अब बारी है स्ट्रेन की। तो बेसिक फॉर्मूला अगर आपको स्ट्रेन का लिखना है ना, तो स्ट्रेन का बेसिक फॉर्मूला होता है चेंज इन कन्फिगरेशन अपॉन ओरिजिनल कन्फिगरेशन। ये मैं लिख रहा इसलिए रहा हूं यहां पे बिकॉज आगे आने वाली चीजों में ना ये फॉर्मूला सीधे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रेन का बेसिक फॉर्मूला होता है चेंज इन कन्फिगरेशन, चेंज इन कन्फिगरेशन अपॉन नीचे क्या आ जाएगा बेटा? ओरिजिनल कन्फिगरेशन, ठीक है। चेंज इन कन्फिगरेशन अपॉन नीचे क्या आ जाएगा बेटा? ओरिजिनल कन्फिगरेशन। तो चेंज इन कन्फिगरेशन अपॉन ओरिजिनल कन्फिगरेशन। चलिए, तो मेरे ख्याल से इस बात को भी आप लोग समझ गए होंगे भली भांति। चलिए, तो ये अपने पास प्रॉपर क्लासिफिकेशन है। अब लॉन्गिट्यूडनल वॉल्यूमेट्रिक शेयरिंग जल्दी स्टार्ट करेंगे, बहुत आराम से खत्म होता है ये। जल्दी एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे पहले तो। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया, चलो गजब, ये वाला केस डन था। अब जरा आपको आगे बढ़ाता हूं और लेके चलता हूं। पहली बात तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के ऊपर कोई बहुत ज्यादा टफ चीज नहीं होने वाली यहाँ पे, ठीक है। गौर करना, आसान है, आरामदायक चीज है, कोई बहुत ज्यादा टफ चीज नहीं होने वाली है, ठीक है। तो आते हैं पहली चीज के ऊपर, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के ऊपर। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन ऑब्वियसली चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होगा, बिकॉज बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन कन्फिगरेशन अपॉन ओरिजिनल कन्फिगरेशन, ठीक है। तो लेट्स टेक अ थिंग कि जैसे मान लीजिए कि अपने पास एक फिक्स सीलिंग है। ये अपन ने क्या मान लिया? ये अपन ने मान लिया अपने पास एक फिक्स सीलिंग है, ठीक है। ओके डन, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारे पास एक फिक्स्ड सीलिंग है, ठीक है। अब क्या हुआ कि एक बॉडी ऐसे यहां पे लटक रही है, ठीक है। एक बॉडी यहां पे ऐसे लटक रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये रही बॉडी, ठीक है। अब इसकी जो खुद की लेंथ है बेटा, इसकी जो खुद की लेंथ है, लेट्स टेक दैट लेंथ एज L। ऑब्वियसली इसकी लेंथ हमने क्या मान ली? इसकी लेंथ हमने मान ली L के बराबर। अब अगर मैं इसको नीचे की तरफ खींचता हूं, अगर डिफॉर्मिंग फोर्स यहां पे नीचे की तरफ मैं लगाता हूं, देखो भाई नीचे लगाऊं ऊपर लगाऊं, नीचे लगाऊंगा तो एक्सपेंशन होगा, ठीक है, एक्सटेंशन होगा। ऊपर अप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? कंप्रेशन हो जाएगा। लेकिन लेंथ में चेंजेस तो आना लाजमी है ना, लेंथ में चेंज तो आएंगे ना भाई, उसको रोक थोड़ी लेंगे अपन। तो ये अपने पास रहा फोर्स F। अब जैसे मैंने ये फोर्स अप्लाई करा, ऑब्वियसली दिस इज अ डिफॉर्मिंग फोर्स, ऑब्वियसली दिस इज अ डिफॉर्मिंग फोर्स, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जैसे मैंने फोर्स को अप्लाई करा तो बॉडी में क्या आ जाएगा? एक्सटेंशन। तो बॉडी हल्की सी खिंच जाएगी, बॉडी जो है वो हल्की सी थोड़ी सी खिंच जाएगी बॉडी। ये बॉडी ऐसे हल्की सी खिंच गई, और यहां पर जो चेंज आया है, यहां पर जो चेंज आया है, दिस चेंज इज कॉल्ड एज डेल्टा एल। दिस चेंज इज कॉल्ड एज डेल्टा एल, इट्स एज सिंपल एज दैट। कोई दिक्कत वाली बात आपको यहां तक तो नहीं है, ठीक है। अब जरा गौर करिएगा, लेंथ एल था, एक्सटेंशन डेल्टा एल का प्रोड्यूस हुआ। अब यहां पे जो स्ट्रेन है, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला यहां पे क्या डेवलप होगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज बेसिकली चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। यहां पे इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? चेंज इन लेंथ अपॉन नीचे आने वाला है बेटा ओरिजिनल लेंथ, नीचे आने वाला है बेटा ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ऐसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को एक्सप्रेस करने के लिए कोई ऐसा अलग से कोई डिनोशन नहीं होता है, लिखना ही पड़ेगा स्वयं। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ मतलब डेल्टा एल, और ओरिजिनल लेंथ मतलब क्या हो जाएगा? ओरिजिनल लेंथ का मतलब एल हो जाएगा। तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी अ यूनिटलेस क्वांटिटी। क्या बोल दिया मैंने? दिस इज गोइंग टू बी अ यूनिटलेस क्वांटिटी, बिकॉज चेंज इन लेंथ मीटर्स में आएगा एसआई के हिसाब से लें तो, और ओरिजिनल लेंथ भी क्या आएगा? मीटर्स में आएगा। सो दिस इज अ ऑब्वियसली अ यूनिटलेस क्वांटिटी, ठीक है। मेरे ख्याल से ये वाली पूरी बात आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर आपको लेके चलते हैं इसके अगले वाले पार्ट की तरफ, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के ऊपर, ठीक है। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा। 3 2 1 रेडी गो डन। हो गया, चलो
गजब, बहुत शानदार। ठीक है, अब दूसरे वाले मैटर के ऊपर आया जाए। दूसरा वाला जो मैटर होगा वो होगा अबाउट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। दूसरा वाला जो मैटर होने वाला है हमारे पास वो होने वाला है अबाउट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वो होने वाला है अबाउट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ऑब्वियसली वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, तो मैंने आपको बताया भी था कि एग्जैक्टली हम कैसे करने वाले हैं। ऐसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल वी हैव अ सेटअप लाइक दिस, फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ सेटअप लाइक दिस। ठीक है, और इसके अंदर मैंने एक बॉडी को इमर्स करवा दिया है। फॉर एग्जाम्पल ये रही, इस बॉडी को मैंने इमर्स करवा दिया। ठीक है, इस बॉडी को मैंने इमर्स करवा दिया, और इस बॉडी का वॉल्यूम क्या होगा? इस बॉडी का वॉल्यूम होगा लेट्स टेक v के बराबर। इस बॉडी का वॉल्यूम क्या होगा? लेट्स टेक v के बराबर। अब ये हर तरफ लिक्विड है, बहुत शानदार तरह से हर तरफ एकदम बाकायदा से लिक्विड भरा हुआ है। अब ये लिक्विड कुछ भी हो सकता है। ऑब्वियसली मैंने एक फैक्ट आपके सामने स्टेट किया था कि अगर किसी भी लिक्विड के अंदर मैं किसी बॉडी को इमर्स कर दूंगा ना, तो वो जो लिक्विड होता है वो उस बॉडी पे हर तरफ से परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करेगा। तो वो जो स्ट्रेस करस्पॉन्डिंगली डेवलप हो जाएगा उसे हम कहते हैं बेटा नॉर्मल स्ट्रेस। क्या बोलते हैं उसको हम? नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, चलो अब जरा गौर करो कि कैसे हर तरफ से जो फोर्स अप्लाई होगा वो कैसे काम कर रहा होगा। ठीक है, आ जाओ। ये अप्लाई हुआ फोर्स, ये अप्लाई हुआ फोर्स, यहाँ पे ऐसे 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 अप्लाई हुआ फोर्स, ये ऐसे अप्लाई हुआ फोर्स, ये ऐसे अप्लाई हुआ फोर्स। आई बात समझ? तो भैया फोर्सेस अप्लाई होने से पहले यहाँ पर इसका जो खुद का जो वॉल्यूम था, लेट्स सपोज इसका वॉल्यूम था v के बराबर। ठीक है, अब जब हर तरफ से ऐसे फोर्सेस काम करेंगे तो इसका जो वॉल्यूम है वो पिचक जाएगा, इसका जो वॉल्यूम है वो पिचक जाएगा, ये जो बॉडी है वो ऐसे पिचक जाएगी। और अब जो इसका वॉल्यूम बन जाएगा ना बेटा, वो वॉल्यूम अपन ले लेते हैं v माइनस डेल्टा वी। अब इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? v माइनस डेल्टा वी। तो यहाँ पे वॉल्यूम में चेंज कितना आया बेटा? डेल्टा v का चेंज आया। अब अगर आपसे कोई यहाँ पे पूछ ले कि व्हाट इज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, कोई आपसे अगर ये पूछ ले कि यहाँ पे व्हाट इज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो ऑब्वियसली यू हैव वन आंसर कि भैया अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना है तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ऑब्वियसली तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगा बेटा? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन, नीचे क्या आ जाएगा? ये बेसिक फंडा दिमाग में सेट रखना, स्ट्रेन निकालना है चेंज अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम की बात होगी तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन नीचे आ जाएगा ओरिजिनल वॉल्यूम। अब आप भी जानते हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम में चेंज कितना आया था? डेल्टा वी के बराबर। क्या चेंज आया है? डेल्टा वी। तो यहाँ पे सिंपल शब्दों में, साफ शब्दों में, जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, कोई डिनोशन नहीं है, तो ऑब्वियसली यू विल हैव टू राइट इट कंप्लीटली। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगा अपने पास? ये हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। इट्स एज सिंपल एज दैट। और आखिरी सबसे महत्वपूर्ण चीज कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। आप ऑब्वियसली इसको देख सकते हैं, चेंज इन वॉल्यूम भी क्या होगा? मीटर क्यूब में आएगा अगर हम चले ऐसा यूनिट के हिसाब से तो, और इनिशियल वॉल्यूम भी क्या आएगा? मीटर क्यूब में आएगा। तो कट गई चीजें सारी की सारी। ठीक है, मेरे ख्याल से इतनी पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर हम कहानी को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। हो गया हो गया हो गया, 3 2 1 रेडी गो एंड डन। ठीक है, चलो बेटा बहुत शानदार। ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन वाला मैटर अब कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं दूसरे वाले मैटर पे, दैट इज दूसरा वाला जो मैटर होगा, आ जाइए, टेंजेंशियल स्ट्रेन। टेंजेंशियल स्ट्रेन भी कहते हैं या फिर शेयरिंग स्ट्रेन भी कह सकते हैं। टेंजेंशियल या फिर आप इसको अगर चाहें तो टेंजेंशियल या फिर आप इसको शेयरिंग स्ट्रेन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो बस जरा थोड़ा सा ना इस पे आपको फोकस करना पड़ेगा, इसके पहले वाले डायग्राम के ऊपर, है ना। ये जो पूरा फंडा था ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये पूरा क्लासिफिकेशन। और यहां पे इसके पहले जो हमने चीज पढ़ के रखी थी, दैट वाज ऑल अबाउट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, पूरा केस डन था, वॉल्यूमेट्रिक पूरा डन था। चलो ठीक है, ओके। अब आते हैं टेंजेंशियल वाले के ऊपर तरीके से। देखो भाई,
टेंजेंशियल स्ट्रेन है या फिर शेयरिंग स्ट्रेन है, कैसे डेवलप होगा भाई? क्यूबिकल बॉडी थी अपने पास एक, ठीक है, और उस पर हमने एक फोर्स अप्लाई करा, उसके बाद बॉडी जो थी वहां पे वो टिल्ट हो गई थी, जो बॉडी थी वो वहां पे टिल्ट हो गई थी। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब जरा गौर फरमाया जाए, देखा जाए, ये लो भाई, ये रही हमारे पास, ये पहला फेस बनाया अपन ने, क्या बनाया? पहला फेस बनाया। उसके बाद यहां से बनाते हैं इसका दूसरा फेस, ये बना दिया अपन ने इसका दूसरा फेस, ठीक है। चला 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 चला, आया समझ, आया समझ, आया समझ, आया समझ, ठीक है। अब जरा गौर करो क्या होता है। देखो भाई साहब, यहां से लेकर के यहां तक कवर अप कर दिया, यहां से लेकर के यहां तक कवर अप कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहां से यहां तक कवर अप कर दिया, उसके बाद यहां से यहां तक भी कवर अप कर दिया गया है, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? चलो ठीक है, बहुत शानदार। अब जैसे अगर आपने इसके ऊपर एक डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करा, जैसे आपने इसके ऊपर एक डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करा, तो होने क्या वाला है? मैं एक बार इसको लिख दूं। ऑब्वियसली यार, ये जो मैंने फोर्स अप्लाई करा है, दिस इज डिफॉर्मिंग इन नेचर ना। कौन सा फोर्स है ये? डिफॉर्मिंग फोर्स है। अच्छा, एक इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स नाम की भी चीज होती है, वो भी हम देख चुके थे, ठीक है। जैसे मैंने इसको डिफॉर्म करा, तो ये जो साइड है ना, ये ऐसे घूम करके यहाँ पे, मतलब हल्का सा वो टिल्ट हो जाएगा, लेकिन बेस इसका फिक्स्ड है। गौर करना इस सबसे प्यारी बात पे कि इसका जो बेस है ना, वो हमने फिक्स करके रख दिया है, ये मूव नहीं करेगा। तो जैसे मैंने फोर्स अप्लाई करा, ये टिल्ट हो गया, जैसे मैंने फोर्स अप्लाई करा तो ये टिल्ट हो गया। अब ये कैसा हो जाएगा? देखो, कुछ इस तरह, आया समझ, ठीक है। वैसे ही यहां पर कुछ इस तरह ऐसे आ जाएगा, ठीक है। चलो बेटा, बहुत शानदार। ये रहा कुछ ऐसा मसला जो कि टिल्टेड हो चुका था, ठीक है। अब वैसे ही यहां पर भी होगा टिल्टेड, ऐसा 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 ऐसा, और ये रहा ऐसा कुछ, ठीक है। आई बात समझ में? तो यहां पर कुछ नहीं है बेटा, ये जो एंगल यहां पर सबटेंड हो रहा है ना, किसी और कलर से करते हैं, ये जो एंगल यहां पर सबटेंड हो रहा है, दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। यहां पे ये जो लेंथ है, दिस लेंथ इज एल, और यहां पर ये जो ये आ गया है, ये है डेल्टा एल के बराबर। आई बात समझ? तो यहां पे अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द शियरिंग स्ट्रेन, अगर कोई आपसे ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द शियरिंग स्ट्रेन, सो दिस इज इक्वल टू ऊपर क्या डिस्प्लेसमेंट आया? डेल्टा एल के बराबर, अपॉन नीचे क्या डिस्प्लेसमेंट आया? एल के बराबर। बिकॉज शियरिंग स्ट्रेन जो होता है ना बेटा, उसको जरा सा प्यार से थीटा भी कहते हैं। जो थीटा है ना यहाँ पे, यही शो कर रहा है कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो थीटा इटसेल्फ इज कॉल्ड एज द शियरिंग स्ट्रेन। तो ये क्या हो जाता है? वैसे थीटा का जनरल फॉर्मूला क्या होगा? लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या है? डेल्टा एल, और रेडियस क्या है यहाँ पे? एल के बराबर। तो इस हिसाब से ऐसा हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं आप लोग को यहाँ तक? पक्का आप श्योर हैं? पक्का आप श्योर हैं? ठीक है। तो ये आ गया आपके पास शियरिंग स्ट्रेन भी। इट्स एज सिंपल एज दैट, ऑब्वियसली अ यूनिटलेस क्वांटिटी। तो जल्दी आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। 3 2 1 रेडी गो, डन। हो गया, हो गया, हो गया, बहुत शानदार, ठीक है, गजब, ठीक है। ये वाला केस अपना पूरा डन हो चुका है। अब यहां पे सिर्फ डेफिनेशन रह गए, उसके बाद कुछ नहीं रह गया। तो यहां पे हम पढ़ चुके थे कि ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है। इफ द डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूसेस अ चेंज इन द लेंथ अलोन, अगर सिर्फ चेंज लेंथ में हो रहा है, ठीक है, देन द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, इसे कहा जाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और टेंसाइल स्ट्रेन, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज फॉलोज। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को फिर डिफाइन कैसे करेंगे बेटा? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, बस इतनी सी बात है। पक्का आगे समझ? इसका स्क्रीनशॉट लो। 3 2 1 रेडी गो, डन। चलो गजब, ये वाला केस हो गया। सिमिलरली वैसे ही यहां पे अगला आएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। कुछ नहीं होता है, व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूसेस अ चेंज इन वॉल्यूम अलोन, द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इज कॉल्ड एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। इट्स एज सिंपल एज दैट। और ये रहा इसका आखिरी शियरिंग स्ट्रेन। सेम चीज है, बस यहां पे थीटा आ गया था, डायग्राम में आप लोग को बता चुका था। तो मेरे ख्याल से आप ये पूरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। अब बस बेटा बनता ये है कि तरीके से हर चीज को नोट करके रखना, रिवीजन पे प्रॉपर फोकस करिएगा। और अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपको इस टॉपिक के अंदर कोई परेशानी होगी नहीं, एंड देयरफॉर हुक्स लॉ पे कमांड आपकी बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार बन जाएगी। ठीक है, समझ गए आप इस बात को पूरा? और कुछ भी अगर परेशानी हो तो बिल्कुल भी हाइपर
एक्टिव इन द कमेंट सेक्शन, मैं बिल्कुल रिप्लाई करता हूं और फीडबैक्स को सही से लेता भी हूं। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में चलिए। ठीक है, अब मैग्नेट ब्रेन जो प्रोवाइड करता है बेटा आप लोगों को, वो सीबीएसई इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस, उसके बाद स्पोकन इंग्लिश, सीयूईटी, एनटीएससी, ओलंपियाड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड की पूरी क्लासेस विद प्रॉपर सिलेबस कवरेज। इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।